जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो होगा। उम्मीद करता है कि आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए और उसे देखिए और पढ़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी तरह से पूर्ण कीजिए। तो पिछले के 3 वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार तक कर लिया था, चैप्टर नंबर 13 तक। आज शुरू का चैप्टर नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आप लोगों ने पहले के 13 चैप्टर नहीं देखे तो जाइए, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए जाकर चेक कीजिए और देख सकते हैं इसे आराम से। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का घटना चक्र किया हुआ है, फिर बिहार स्पेशल घटना चक्र किया हुआ है। और आप लोगों ने उसे भी नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें और आपका एग्ज़ाम में और भी हेल्प हो सके। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना 14वां चैप्टर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे आ गया हमारा 14वां चैप्टर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे मैं जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ, जूम इन। हाँ, ये ठीक है, आपको आराम से दिख जाएगा इसमें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। मगर पहला प्रश्न देखने से पहले फिर से मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें और आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तीसरा नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। निर्देशक तत्व क्या है? तो यह हो जाएगा आबादी योग, बी ऑप्शन। निर्देशक तत्व क्या है? तो यह आबादी योग, बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाएंगे? तो सही उत्तर इसमें देखना है, विधायिका के कर्तव्यों पर निर्बंधन करते हैं, यह गलत है। कार्यपालिका कर्तव्यों पर निर्बंधन करते हैं, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही ऑप्शन देखना, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, यह गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यह सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावी करेंगे, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 3 इसमें सही है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा सही है यह देखना है। कि तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करेंगे, यह बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है, यह भी सही होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। फिर से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं, यह बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल नहीं है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो यह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ए ऑप्शन। कल्याणकारी राज्य का संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श की घोषणा करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यह हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो यह हो जाएगा, डी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? तो यह हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ए और सी दोनों हो जाएगा। तो डी ऑप्शन होगा, ए तथा सी दोनों में।
भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? तो संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और सी दोनों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सही मतलब समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी मतलब समाजवादी, उदार भौतिकवादी और गांधीवादी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो यह हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो यह हो जाएगा आयरलैंड से, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया कहाँ से? तो यह हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? तो यह हो जाएगा वाद्य योग नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? तो यह वाद्य योग नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किस का उल्लंघन करता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? तो यह देखना होगा कौन सा है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, पुराना एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? तो यह हो जाएगा पुराना एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, बी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा, पुरुषों और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। बी ऑप्शन मौलिक अधिकार हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समान कार्य के लिए समान वेतन। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, बी ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 40। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया हो जाएगा निर्देशक सिद्धांत है, सी ऑप्शन। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिलान में देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन। तो मैं नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ देता हूँ। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। फिर से ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। यहाँ पे अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ, अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 हो जाएगा काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन का गठन। ए ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फिर से अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 हो जाएगा काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन का गठन। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है देखना है। अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन, यह भी सही है। अनुच्छेद 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता, यह भी सही है।
अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यह बिल्कुल गलत है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, यह गलत ऑप्शन है। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित युगम पहचानिए, तो इसमें कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। भारत संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में सुमेलित युगम पहचानिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है देखना है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 50 यह बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का अभिवृद्धि, अनुच्छेद 46 यह बिल्कुल सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43 है, यह गलत है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्यता बनाना, यह बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं। मनरेगा अर्ध परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, यह बिल्कुल सही है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है, यह बिल्कुल गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न 32 नंबर, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 43। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 43। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 43 ए डी ऑप्शन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 43 ए। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग का प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है, तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 43 ए बी ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कार्यक्रमों की भागीदारी का प्रावधान किया गया, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 43 ए बी ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रावधान में कार्यक्रमों की भागीदारी का प्रावधान किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 43 ए। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित है, तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशित है, तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 51। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है, तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, राज्य के नीति तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य आचार संहिता। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों से नहीं जोड़ा गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, समान आचार संहिता। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उद्योग का प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उद्योग का प्रबंधन में कामगारों का सहभागिता। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है, तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन 1, 2, 3 मतलब बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के विरुद्ध। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है, तो यह हो जाएगा बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, 16 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों में भिन्न उद्योगों का प्रतिषेध। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल है? तो केवल 2 हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। उपयुक्त में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पे देखना गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना या नहीं है, ग्राम पंचायतों का संगठन करना या होगा, ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना या भी होगा, सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना या नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 और 3, मतलब ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की सुरक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व में और केवल मूल कर्तव्य में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों में। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की सुरक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व में और केवल मूल कर्तव्य में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों में। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित है? तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित है? तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा, ए प्रौढ़ शिक्षा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, मुफ्त कानूनी सलाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत का, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो पहला हो जाएगा, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना, यह बिल्कुल सही है। या देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन होगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। फिर इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराना, यह बिल्कुल सही है। यह देश भर में विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें 2 हो जाएगा। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, मतलब 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सूचना का अधिकार। इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सूचना का अधिकार। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीति निदेशक तत्व हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में से कौन नीति निदेशक तत्व है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला सिर्फ मद्य निषेध, यह नीति निषेध। बाकी फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, यह मौलिक अधिकार है। बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध, यही मौलिक अधिकार है। अस्पृश्यता निषेध, यही मौलिक अधिकार है। तो इसमें केवल एक हो जाएगा, मद्य निषेध। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध तत्वों में नहीं
है आज सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, तो सी हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अस्पृश्यता उन्मूलन। सी ऑप्शन। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो यह कहे थे केटी शाह ने। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो यह कहते केटी शाह ने। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं? तो इसमें हो जाएगा केवल 3। बी ऑप्शन। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं? तो यह आ जाएगा तीसरा नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी ऑप्शन केवल 3। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें देखना कौन सा सूचीबद्ध है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यह बिल्कुल सही है, और समान नागरिक संहिता, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला चैप्टर हो जाएगा मूल कर्तव्य। तो ये मूल कर्तव्य देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है? तो इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया दी गई है, यह बिल्कुल गलत है। यह विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। इसमें कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन स्वर्ण सिंह कमेटी। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी उद्योग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो ए हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। संविधान में मूल कर्तव्य को जिनकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है कौन? तो वह है स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में मूल कर्तव्य को जिनकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है कौन? तो स्वर्ण सिंह समिति। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा 42वें संशोधन। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो यह हो जाएगा 42वें संशोधन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो यह आ जाएगा तीसरे स्थान पर, डी ऑप्शन। भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, तीसरे स्थान पर। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो यह किया गया सी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन में। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 51A में। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, 1946 में, 1976 में। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1976 में। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, 1976 में। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, 1976 में। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो यह आ जाएगा भाग 4A। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य उल्लेखित है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, भाग 4A। मूल कर्तव्य भारतीय के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिया गया है? तो यह आ जाएगा भाग 4A, डी ऑप्शन। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिया हुआ है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, भाग 4A में। निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, A, B और D। मतलब AR अंतुल्य, SS रे और CM स्टीफन। AR अब्दुल्ले, SS रे और CM स्टीफन, A, B और D, सी ऑप्शन। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो यह हो जाएगा 42वां। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो यह हो जाएगा 42वां। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यह हो जाएगा भाग 4 का। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो यह आ जाएगा भाग 4 का में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 51 का में। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों में किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, 42वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है? तो यह हो जाएगा 42वां, ए ऑप्शन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान अधिनियम 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। 22वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान। बाकी 3 विकल्प मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पे विवरण बॉक्स में अलग से दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य में कौन कौन सा है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, अस्पृश्यता मिटाने के ओर प्रयास करें। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 1, 3 और 4, डी ऑप्शन। फिर से, देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब मिश्रित संस्कृति के समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। फिर से, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या क्या है? तो यह जाएगा मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनादेश और खोज की भावना का विकास करना और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। सी ऑप्शन 1, 3 और 4। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, वन्य प्राणी। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वन्य प्राणी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार शामिल हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, सम्मिलित है किसमें? तो अनुच्छेद 51 का में। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो इसमें देखना होगा, ए ऑप्शन इसमें गलत है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, या बिल्कुल गलत है। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 का मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, या बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 51 एक प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है, यह बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व संविधान का भाग 4 मौलिक कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। 33वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लोक चुनाव में मतदान करना।
निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भाग 2 नागरिकता, बिल्कुल सही है। भाग 3 मूल अधिकार, यह भी सही है। भाग 4 राज्य की नीति निदेशकता, तो यह भी सही है। भाग 5 मूल कर्तव्य, यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। भाग 5 मूल कर्तव्य, यह गलत ऑप्शन है इसमें। भारत का प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह हो जाएगा मूल कर्तव्य में, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 11। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर रखना, यह हो जाएगा 2 नंबर अनुच्छेद 51 का गा। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यह हो जाएगा अनुच्छेद 51 का छ। ज्ञान अर्जन और सुविधा की भावना का विकास करना, यह हो जाएगा अनुच्छेद 51 का जा। राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यह हो जाएगा अनुच्छेद 50। बी ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। बी ऑप्शन 2 4 1 3। तो इसी के साथ 37 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब शुरू होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पे शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो यह आ जाएगा भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो यह आ जाएगा भारत का राष्ट्रपति। यहाँ पे कथन कारण दिया गया, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, यह बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से देखिए, भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, यह बिल्कुल सही है। और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे कथन कारण का अगला प्रश्न दिया हुआ है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत के राष्ट्रपति होता है, यह बिल्कुल सही। और राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, यह बिल्कुल गलत है। तो ए सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से संघीय कार्यपालिका के मुखिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यह बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ की कोई सीमा नहीं होती, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कहाँ? तो यह हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 53। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति में, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो यह हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो यह हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति में। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, संघीय कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, यह बिल्कुल सही है। कार्यपालिका शक्ति सरकार की व्यवसाय चलाने से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। फिर से संघीय कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, यह बिल्कुल सही है। कार्यपालिका शक्ति सरकार क्या व्यवसाय चलाने से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। फिर से कथन कारण प्रश्न, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, यह बिल्कुल सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधि नियंत्रण से स्वतंत्र है, यह बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, यह बिल्कुल सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, यह बिल्कुल गलत है। तो ए इसमें सही है परंतु आर गलत है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न से किस पर लागू होती है? तो यह हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति पर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्त निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति पर। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, अप्रत्यक्ष मतदान से। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, यह बिल्कुल सही है।
एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनती है। यह भी बिल्कुल सही है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। फिर से भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये बिल्कुल सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, यह बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। बी और सी इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएगा। फिर से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे, तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन, तो आ जाएगा डी ऑप्शन 1, 3 और 4। मतलब संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के राज्यसभाओं के सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 1, 3 और 4 डी ऑप्शन। फिर से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 16 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं कौन, तो वे हो जाएंगे दिल्ली तथा पुडुचेरी। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह है कौन, तो बी ऑप्शन दिल्ली और पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यह बिल्कुल गलत है। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यह होगा। फिर संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यह भी होगा। और सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि किस में कौन निर्वाचित सदस्य होता है, कौन इसके इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन संसद के दोनों सदस्य के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं कौन, तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन 1, 2, 3। मतलब लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, सी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं कैसे, तो यह आ जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं कैसे, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं कैसे, तो यहाँ पर आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे विवरण बॉक्स में ऊपर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो यह आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। 24वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, तो यहाँ पर आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में पहला, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या बटा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 100 की जनसंख्या। और दूसरा, एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों के कुल मान बटा निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। और तीसरा, आखिरी चुनाव में 5 जन मतदाता थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है। एक निर्वाचित संसद सदस्यों के मत का मूल्य बराबर हो जाएगा सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत का कुल मान बटा निर्वाचित संसद सदस्यों के कुल संख्या। 26वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। प्रत्येक एमएलए का वोट
का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें केवल एक सही है। अगला प्रश्न 27 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल के उस सदन का सदस्य हो। सी ऑप्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल के उस सदन का सदस्य हो। सी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोट की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल को 1000 से 1000 के गुणक के बराबर होता है। वर्तमान स्थिति 1947 में जनसंख्या के तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है, तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, 1971 की जनसंख्या से। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो बी ऑप्शन, पढ़ा लिखा हो। बाकी आयु 35 वर्ष हो, यह बिल्कुल सही है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, यह भी सही है। और देश का नागरिक हो, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो, यह जरूरी नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दो सही, केवल दो सही है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। 31 नंबर प्रश्न, एक सांसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु सी ऑप्शन हो जाएगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। सी ऑप्शन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्णतः निर्वाचन के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्णतः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे, तो यह हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो सी ऑप्शन, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। भारत के राष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत के लोक उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 61, बी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो यह जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो यह जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 61। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, तो यह जाएगा ए ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों को। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है, तो यह जाएगा ए ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों को। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, तो यह जाएगा डी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों द्वारा।
संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, 14 दिन पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उस पर महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, राज्य की विधानसभाएं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसे महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, राज्य की विधानसभाएं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है कौन सा? तो यह आ जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान मान लिया जाना चाहिए, बी ऑप्शन, 6 माह में। भर लिया जाना चाहिए तो 6 माह में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो 6 माह में। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रीति की दशा में रीति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रीति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रीति की दशा में रीति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। तो रीति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, सी ए ऑप्शन। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, 6 माह। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? तो यह हो जाएगा 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत तथा अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, 6 माह। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होगा? तो यह आ जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे कथन कार्य वाला प्रश्न दिया हुआ है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह जगह डी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह जगह डी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो यह जगह सी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो यह जगह सी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह जगह डी, मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह जगह डी ऑप्शन, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह जगह ए ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा।
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है तो यह आ जाएगा राष्ट्रपति के आशय से। निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है तो यह आ जाएगा राष्ट्रपति का आशय, ए ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन। वह दोनों सदनों में चर्चा का भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं तो यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, यह बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, यह बिल्कुल सही है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक असही स्पष्टीकरण है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, यह बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, यह बिल्कुल सही है तो ए इसमें ए ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों कथन सही है तथा ए सही स्पष्टीकरण है आर सही स्पष्टीकरण है ए का। एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त होता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। 67वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया हुआ था कौन सा तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था कौन सा तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधीकरण कहा जाता है तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, ज्ञानी जैल सिंह ने। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधीकरण कहा जाता है तो यह हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 111। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति को। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार होता है तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वयं विवेकी शक्ति है तो यह आ जाएगा ई ऑप्शन, 2, 3 और 6। मतलब विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना, 2, 3 और 6। फिर से विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना और विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजना। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है तो यह जगह बी ऑप्शन, विधेयकों पर स्वीकृति देना। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है तो यह जगह बी ऑप्शन, विधेयकों पर स्वीकृति देना। 73वां प्रश्न, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी है तो यह जाएगा डी ऑप्शन, अध्यादेश जारी करना। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी है तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, अध्यादेश जारी करना। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है तो यह आ जाएगा ये ऑप्शन 3, 6, 7 और 8। तो 3 नंबर हो जाएगा किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेज देना। फिर 6 हो जाएगा किसी विधेयक को रोक कर रखना। 7 हो जाएगा किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। तो ई ऑप्शन हो जाएगा 3, 6, 7 और 8। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब
राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उससे अपनी सहमति देती हो जाएगा? सी ऑप्शन अनुच्छेद 123। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बने किसी बदलाव से उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? हो जाएगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 123। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आ जाएगा डी ऑप्शन अनुच्छेद 123। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आ जाएगा डी ऑप्शन अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन 6 सप्ताह। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आ जाएगा सी ऑप्शन केवल 1 और 3, मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आ जाएगा सी ऑप्शन 1 और 3, मतलब वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है? तो आ जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, मतलब भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक और एक राज्य के राज्यपाल। 81वां प्रश्न, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो आ जाएगा ए ऑप्शन उपराष्ट्रपति की। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति की। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो आ जाएगा ए ऑप्शन अनुच्छेद 160 में। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो आ जाएगा अनुच्छेद 160 में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है किस चीज़ का? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है किस चीज़ का? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदत्त करता है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदत्त करता है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हो जाएगा ए ऑप्शन राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये ऑप्शन गलत है। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यह गलत है। बाकी आपातकालीन शक्तियाँ राज्यों के राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की शक्ति, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। 86वां प्रश्न, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन संसद के सदनों को संदेश भेजना। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संसद के सदनों को संदेश भेजना। भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, बी ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है? तो यह आ जाएगा न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति का क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ई ऑप्शन 6 और 7, मतलब रोक नहीं है और निरंतरता नहीं है। बाकी क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है, विराम है और प्राविलंबन है। रोक और निरंतरता नहीं है। तो 6 और 7 इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन 2 और 4, मतलब औपचारिक, सर्टिकुलर और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब संघ वित्त आयोग के सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। सी ऑप्शन 1, 3 और 4।
निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। निम्न में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, वित्तीय बिल का को पुनर्विचार हेतु लौटाना। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसको भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति को। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, बिहार के। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, बिहार के। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तो यह जाएगा ए ऑप्शन, वी वी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तो श्री वी वी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? यह थे एन संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? एन संजीव रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, नीलम संजीवा रेड्डी। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे 1974 से लेके 1977 तक। एन संजीवा रेड्डी हो जाएंगे 1977 से लेकर 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे 1967 से लेकर 1969 और वी गिरी हो जाएंगे 1969 से लेकर 1974 तक। सी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1। फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे 1974 से लेकर 1977। एन संजीव रेड्डी हो जाएंगे 1977 से लेकर 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे 1967 से 1969 और वी गिरी हो जाएंगे 1969 से लेकर 1974। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, नीलम संजीवा रेड्डी। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन नहीं रहा? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, नीलम संजीवा रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, नीलम संजीवा रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर राधाकृष्णन। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो यह जाएगा वी वी गिरी। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, वी वी गिरी। 196वां प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। निम्न में से कौन असंगत है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन असंगत है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, 12वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम किया था? तो यह जाएगा 12वां। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्न में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका था? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्न में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे? तो यह जाएगा डी सी ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, वी वी गिरी। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, वी वी गिरी। 112 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? तो यह जाएगा एडविन लुटियन द्वारा।
राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किया गया था किसके द्वारा? तो एडविन लुटियन द्वारा, सी ऑप्शन। तो 112 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर रहेगा उपराष्ट्रपति, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग पूरा देखे होंगे, और इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है, तो आप लोग उसे भी जरूर जाकर देखिए। और आपसे यह अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 ये सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपके लिए बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।